सर्विसेज कौन सी है। अब आएंगे तीसरे हिस्से पर, नए रूल्स क्या हैं। ये रूल्स इस साल नोटिफाई हुए हैं, लेकिन इनमें से कुछ रूल्स पुराने हैं, कुछ कह सकते हैं कि शायद नए हैं। देखिए, सारे रूल्स को मिला के 4 भागों में बांट लीजिए। पहला रूल है आईएएस और आईएफएस के बारे में। दूसरा रूल है सिर्फ आईपीएस के बारे में। तीसरा है ग्रुप ए सर्विसेज प्लस आईपीएस के बारे में। मतलब आईपीएस भी ग्रुप ए में होती है, पर ग्रुप ए में तो आईएस आईएफएस भी होती है ना। तो ग्रुप ए का मतलब इन दोनों को छोड़ के, आईएस आईएफएस को छोड़ के बाकी सारी ग्रुप ए सर्विसेज इंक्लूडिंग आईपीएस, उनके लिए एक रूल आया है। और चौथा रूल जो लिखा नहीं है पर हम अनुमान कर सकते हैं, वो ग्रुप बी के बारे में सोचा जा सकता है। और इसी रूल की वजह से इस बार डायनेमिक्स काफी चेंज होने वाला है। मेरे ख्याल से जिन लोगों ने फॉर्म को ठीक से पढ़ा है, मेरा अनुमान है कि 5% लोग कम से कम जो एग्जाम देने वाले थे इस साल एग्जाम नहीं देंगे, 5% के आसपास। और बाकी जो देंगे उनमें से शायद 5-10% प्रेफरेंसेस चेंज करेंगे अपनी इस नए नोटिफिकेशन के हिसाब से। अभी समझते हैं क्या है। पहला नियम यह है कि अगर आप आईएएस या आईएफएस में हैं तो आप ये एग्जाम दे ही नहीं सकते। यानी 2026 के एग्जाम में आप फॉर्म भरेंगे तो फॉर्म आपका एक्सेप्ट होगा ही नहीं अगर आप आईएएस या आईएफएस हैं तो। ये नियम पहले भी था, ऐसा लग रहा है कि पहली बार आया, पहले भी ये नियम था। इसमें एक तरीका है, अगर आप आईएएस हैं आईएफएस हैं और आपका मन कर रहा है कि मैं फिर से एक बार देखना चाहता हूं कि मेरे अंदर दम है कि नहीं है। कई लोग होते हैं, जैसे कैट का एग्जाम लोग हर साल दे रहे हैं, 25-25 साल से दे रहे हैं, उनको मजा आता है देने में एग्जाम। अगर आपको आईएएस एग्जाम देना है इसलिए कि आपको मजा आता है, आप आईएएस पहले से हैं, बस एक छोटा सा काम करना है, एक इस्तीफा लिख के भेजना है। वो इस्तीफा स्वीकार हो जाएगा, फिर आप एलिजिबल है फॉर्म भरने के लिए, फिर भरिए फॉर्म धूमधाम से, क्या दिक्कत है। ये पहले भी था, कोई नया नियम नहीं है, ये नियम बहुत साल से है। और बहुत रेयर केसेस में ऐसा हुआ। मैं एक ऐसे अपने विद्यार्थी को जानता हूं जो प्रॉपर आईएएस था, किसी वजह से उसको आईएएस पे उतना ठीक नहीं लगा, उसे रिजाइन कर दिया आईएएस से। वो पहले से अपनी स्टेट की सर्विस में था, अच्छे रैंक पे था। और जब ऐसे होता है तो आप लियन लेके जाते हैं। लियन का मतलब ये है कि आप 2 साल के लिए जा रहे हैं, आपको ठीक नहीं लगे तो वापस आ सकते हैं। तो उसे वहां जाके लगा उतना अच्छा नहीं लग रहा, रिजाइन किया, वापस अपनी स्टेट की जॉब में चला गया। उसका घर भी वहीं था, होम स्टेट था, उसको अच्छा लग रहा था, काम कर रहा है बढ़िया से। 2-4 साल के बाद उसको फिर से लगा कि नहीं, आईएएस होना चाहिए। रिजाइन कर दिया था, कोई दिक्कत नहीं थी, उसने फिर से एग्जाम दिया, इंटरव्यू भी दिया, पर संयोग से इस बार आईएएस में सिलेक्शन नहीं हो पाया। तो आईएएस होके आप फिर से आईएएस एग्जाम देना चाहें तो बस एक छोटा सा काम करना होता है, जो मैंने आपको बताया, वो कर दीजिए। फिर आप एग्जाम दे सकते हैं। इसे बड़ा साफ साफ लिखे, मान लीजिए किसी ने 2026 या 25 का एग्जाम दिया, फॉर्म तो अभी निकल गया है, इंटरव्यू चल रहे हैं अभी, किसी ने फॉर्म भर दिया, और फॉर्म भरने के बाद जब एग्जाम दिया, एग्जाम से बाद रिजल्ट आ चुका होगा। तो यदि आपने फॉर्म भर भी दिया है और रिजल्ट आ गया है और आप आईएएस बन गए हैं, तो आप प्रीलिम्स नहीं दे सकते। अगर प्रीलिम्स दे दिया है और प्रीलिम्स का रिजल्ट आने से पहले आपको जानकारी मिल गई है कि आप आईएएस या आईएफएस में आ चुके हैं, तो आप मेंस नहीं दे सकते। अगर मेंस दे दिए तब तक मान लीजिए किसी वजह से उस समय तक एलोकेशन नहीं हो पाया सर्विसेज का, तो सरकार क्या होता है ना कि जैसे रैंक 1 है तो आईएएस में ली जाएगा। अब जनरल कैटेगरी में है, रैंक 75 है, आमतौर पर मिल जाता है 75 पे, लेकिन बाई चांस थोड़ा दाएं बाएं हो जाए तो आदमी क्या करेगा, एग्जाम तो देगा ना, कहीं ना मिले तो, ना यहां मिला ना वहां मिला, ये क्या बात हुई, एग्जाम देना चाहिए ऐसे में। और मान लो कि जब तक उसने मेंस दिया तब तक भी सर्विस का अलॉटमेंट होकर उसको लेटर आया नहीं था कि आप आईएएस में आ गए हैं, क्या करेगा, एग्जाम देगा फिर तो अगर मेंस दे भी दिया है और मेंस का रिजल्ट आने तक आपको आईएएस या आईएफएस मिल गया है तो आप आगे नहीं बढ़ेंगे। और मान लो आप शौक में इंटरव्यू देके भी आ गए, आपका रिजल्ट आ भी गया, तो भी आपको उससे नौकरी मिलेगी नहीं, चाहे आपका रैंक 1 आ जाए, वो कैंसिल माना जाएगा।
आपकी पहले से वो नौकरी है वही मानी जाएगी। और इस बीच में यदि आपने ज्वाइन करके मान लीजिए और रिजाइन कर दिया पहले ही, या ज्वाइन नहीं किया, भेज दिया कि मैं ज्वाइन नहीं करूंगा, रिजाइन कर रहा हूं, तो ठीक है, तब मान सकते हैं। लेकिन रेजिग्नेशन आपका अगले रिजल्ट से पहले होगा सरकार के हाथ में, तो ही संभावना है, वरना कोई संभावना नहीं। पूरी बात का सार क्या है? अगर आप आईएएस या आईएफएस हैं तो उसके बाद एग्जाम नहीं देना है। ये कहने की बात है कि 6 अटेम्प्ट्स हैं, ये पहले भी नहीं था। तो अटेम्प्ट्स की संख्या सबके लिए नहीं है, वो रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस उसके ऊपर लगी हुई हैं, ये पहली रिस्ट्रिक्शन है। नंबर 2 वाला भी अगर मैं ठीक जानता हूं तो ये 4 साल पहले आ गया था, इस बार थोड़ा शोर ज्यादा मच गया उस चीज का। ये पहले से नियम चल रहा है। आईपीएस में क्या नियम है? आईपीएस में नियम है कि अगर आप आईपीएस बन गए हैं तो आप अगले साल एग्जाम दे सकते हैं, लेकिन अगले साल अपनी प्रेफरेंसेस में आईपीएस ऑप्ट नहीं कर सकते। आईपीएस होने के बाद आप फिर से आईपीएस को ऑप्ट नहीं कर सकते। ये किसी और सर्विस के बारे में नहीं, सिर्फ आईपीएस के बारे में। क्यों है? क्योंकि 10-15 साल तक इस मामले में बहुत जबरदस्त खेल चला है। मतलब खेल क्या चला है? कैंडिडेट्स को एक रास्ता मिल गया था तो वो मैनेज करते थे। मैं ऐसे कम से कम 4-5 लोगों को जानता हूं पर्सनली कि मान लो एग्जाम दिया, आईपीएस में सिलेक्शन हो गया, जब कार्डर एलोकेशन हुआ संयोग से रैंक उनका पीछे था और कार्डर मान लीजिए कि उत्तर प्रदेश का रहने वाला व्यक्ति है और कार्डर मिल गया नागालैंड। ऐसा होता कई बार। असली तरीका यह है कि जो भी कार्डर मिले ठीक है, अपना देश ही तो है, काम कर धूमधाम से, घबराहट किस बात की इसमें। और वहां तो महान बनने का स्कोप ज्यादा है, क्योंकि जब बाहर का आदमी जाके वहां कल्चर सीखेगा, शानदार काम करेगा, तो जो आपको एक्सेप्टेंस मिलेगी, जो आपको महत्व मिलेगा, वो उसकी बात ही अलग है। अब इसके पास क्या रास्ते हैं? या तो जिंदगी वहीं गुजारे, जो इन भाई साहब का मन नहीं कर रहा, क्योंकि इनको चाहिए भौकाल। और जंगल में मोर नाचा किसने देखा? इनके गांव शहर के लोग मान ही नहीं रहे कि तुम आईपीएस, ना भौकाल कहना तुम्हारा भाई। ये बेचारा अंदर से तड़प रहा है कि कैसे समझाऊं। अब सबको लेके जाए दिखाने के लिए, तो एक दिन आके देख भी लिया लोगों ने, तो भी वो मजा नहीं आता ना जो मजा अपने इलाके में होता है। अब इसके पास बचे 2 रास्ते, 3 रास्ते कह सकते हैं। एक रास्ता ये बचा कि किसी और लड़के या लड़की से, अगर लड़की है तो लड़का, लड़का है तो लड़की से शादी करे। इसको बोलते कार्डर बेस्ड मैरिज। मसूरी में यही सब चलता रहता है खूब जम के। मसूरी हैदराबाद में रिश्ते ही रिश्ते ज्यादा चल रहे हैं। वो मतलब ट्रेनिंग तो होती है, साथ में ये भी रहता है कि ये इसका कार्डर वो है, इसका वो है, इससे शादी करने से ये फायदे उसके, वो सब चलता है। यहाँ भी चलता ही है तो वहां भी चलता है, सीधी सी बात है। वो तो बच्चे इसी उम्र में ये सब करेंगे। लेकिन उसमें एक लिमिटेशन है कि आप कार्डर बेस्ड मैरिज करके, मतलब आप मैरिज के बलबूते अपने होम कार्डर में नहीं जा सकते। अगर बच्चा यूपी का है तो बिहार तो जा सकता है, उत्तराखंड चला जाएगा, एमपी चला जाएगा, पड़ोस में सटे हुए स्टेट में चला जाएगा, लेकिन होम स्टेट उससे नहीं मिलता। उसका एक नियम है, आगे जब कार्डर समझेंगे तो बताऊंगा वाली बात। तो आप में जिसके मन में सब चल रहा था समझ लेना है, होम स्टेट नहीं मिलता है। अब एक तरीका क्या बचा है? एक तरीका होती है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कंडीशंस, अगर भारत सरकार मान ले आपकी हैं, बहुत रेयर होता है, बहुत ही रेयर, उसकी उम्मीद मत ही कीजिए। एक है डेपुटेशन। आमतौर पे 9 साल नौकरी ठीक से करने के बाद डेपुटेशन दिल्ली का मिल जाता है, तो लोग फिर दिल्ली में अपना टाइम ज़्यादा गुजारते हैं, स्टेट में कम जाते हैं। ये एक कॉमन तरीका है उन लोगों का जो ऐसे स्टेट में है जहां उनका बहुत मन नहीं लगता है, तो वो कोशिश करते हैं कि 35 साल के करियर में अपने स्टेट में 10-15 साल गुजारें और 20 साल दिल्ली में, विदेश में डेपुटेशन ले लेके गुजार दें। ये हो जाता है। पर भाई साहब का मन तो 9 साल भी गुजारने का नहीं है अभी। तो ये क्या करेंगे? अगले साल फिर से एग्जाम देंगे और मान लीजिए रैंक फिर से आईपीएस का ही आ गया, फिर आईपीएस बने। और इस बार के कार्डर एलोकेशन में मान लीजिए उनको स्टेट मिल गया एमपी, या मान लीजिए होम स्टेट ही मिल गया यूपी। यूपी नहीं मिला तो एमपी मिल गया मान लीजिए। अब इनके पास 2 ऑप्शंस हैं। पहला, 1 साल की सीनियोरिटी बचाने के लिए नागालैंड में ही काम करें, सीनियर रहेंगे 1 साल। दूसरा, सीनियोरिटी जाए भाड़ में, मोर तो जंगल में ही नाचेगा। नहीं, मोर तो गांव में नाचेगा, जंगल में ही नाचेगा। तो मोर तो गांव में नाचेगा, चाहे 1 साल कम नाचे। तो आपको जितना लग रहा है इनके बारे में क्या चुनेंगे?
मोर तो गाँव में नाचेगा। तो ये क्या करेंगे, ये जॉब ज्वाइन कर लेंगे, वहां से रिजाइन कर देंगे। ये खेल इतना चला पिछले 15-20 साल में, 15-20 तो क्या मतलब पिछले 10 साल में हमने ज्यादा देखा, 2010 से 20 के बीच में ज्यादा नजर आया, 7 से 21 के बीच में कह सकते हैं ज्यादा प्रिसाइज होने के लिए। तो सरकार को लगा तो यार बड़ी दिक्कत है। कुछ स्टेट्स की छवि ऐसी हुई कि जिसको ऑर्डर मिलता है वहां का वो खुश होते हैं कि आइए आइए काम संभालिए, जिला संभालिए। फिर पता रिजल्ट आ गया, अब मैं जा रहा हूं। तो वहां ऑफिसर्स मतलब बड़े घुलनशील टाइप के आते हैं, स्थिर हो नहीं पाते, स्टेबल नहीं हो पाते। वो स्टेट्स बड़े परेशान है कि भाई हमको ऐसा आईपीएस दो जो यहाँ टिके, ऐसा आईएएस जो यहाँ रहे। ये क्या खेल चल रहा है। तो सरकार ने 3-4 साल पहले एक स्टेप लिया और ये कर दिया कि अगर आप आईपीएस हैं तो फिर से आईपीएस को अपने सर्विस प्रेफरेंस पे भर ही नहीं सकते। ठीक किया गलत किया? देश के लिए ठीक, आपके लिए गलत। और देश के लिए तो ठीक ही है, यही होना चाहिए था। इसके बाद के जो 2 नियम हैं, एक नियम बेसिकली ये इस साल इंट्रोड्यूस हुआ है और मजे की बात है कि ये नियम 1995 से 2004-5 के बीच में था। हमने जब एग्जाम दिए तब ये नियम भी लागू था। हमें तो ये भी नया नियम नहीं लगता है, ये पहले था, बीच में हट गया था, अब वापस आ गया है। नियम क्या है? अटेम्प्ट्स तो आपके पास 6 हैं जनरल में, ओबीसी में 9 है, एससी एसटी में अनलिमिटेड है, यानी कि 14 है। उम्र का तो है ना लिमिट। इससे होता क्या है, जैसे मान लो किसी ने एग्जाम दिया, पहला अटेम्प्ट दिया, उसका सिलेक्शन हो गया इंडियन ट्रेड सर्विस में, ठीक, तैयारी पूरी हो चुकी है, ऑप्शनल्स रटे हुए हैं, ऑप्शनल रटा हुआ है, एस से बढ़िया लिखता है, जीएस भी ठीक से पढ़ा हुआ है, बस करंट अफेयर्स पढ़ने होते हैं, नौकरी कर रहा है, शादी भी हो गई है, बच्चे भी हैं, बच्चे स्कूल जाते हैं, पापा पापा मम्मी मम्मी खेल चल रहा है, और ये हर साल एक वार्षिक उत्सव के रूप में एग्जाम दे देता है कि बच्चों शांत रहना, मई का महीना है, मम्मी का प्रीलिम्स है, इस महीने पापा और बच्चे खेलेंगे, मम्मी एग्जाम देंगी। अच्छा, आपको लगा पापा एग्जाम दे रहे हैं, मम्मी भी तो दे सकती है भाई, इसमें ऐसा क्या है? मम्मी एग्जाम दे रही है मई के महीने में, फिर मम्मी का जहाँ सेंटर आया, पूरी फैमिली गई वहाँ एग्जाम दिलवाने के लिए। एग्जाम के बाद पिकनिक होगा तो हस्बैंड बच्चे पिकनिक के मूड में, मम्मी एग्जाम दे रही है। मम्मी इतनी पढ़ी लिखी है कि प्रीलिम्स निकाल देती है हर बार। मेंस के लिए नौकरी में उन्होंने सेटिंग कर रखी है कि सर 2-3 घंटे काम करूंगी, बाकी थोड़ा पढ़ने का टाइम चाहिए। सर बोलते अच्छा ठीक है पढ़ो यार, तुम काम भी कौन सा अच्छा करती हो, तुम पढ़ो। मजाक कर रहा हूँ, मतलब मेरी आदत है मजाक करने की, फिर मुझ पर केस हो जाते हैं बहुत सारे। मैं तो मजाक में बोल रहा हूँ भाई, क्या पता बहुत अच्छा काम कर रही हो, क्या पता बॉस कहे तुम 2 घंटे में 9 घंटे काम कर देती हो, तुम 2 घंटे काम करो बाकी पढ़ाई कर लो। क्या पता ये बात हो, वट एवर। अब वो ऑफिस में किताब लेके जाती है, थोड़ा काम की थोड़ा पढ़ाई की, हर साल एग्जाम दे रही है। 3 साल बाद आईटीएस से हो गया उसका, मान लीजिए आईआरएस, अच्छी जॉब है, चेंज किया, फिर एकेडमी 2 साल के लिए ट्रेनिंग की बढ़िया से, बीच में एग्जाम भी दिया लेकिन ट्रेनिंग भी कर ली, आईआरएस ज्वाइन कर लिया, असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स बन गई हैं। लेकिन हर साल वार्षिक छुट्टियां चल ही रही हैं। मई में बच्चों 2 छुट्टियां साल में है, मई में 1 दिन की छुट्टी मिलती है और सितंबर अगस्त में 5 दिन की मिलती है मेंस के लिए। मान लीजिए कि इसके पास 6 अटेम्प्ट से कुल मिला के, पहले में ये हुआ, तीसरे में मान लीजिए ये हो गया, या 9 अटेम्प्ट से मान लीजिए, है ना। 1-2 अटेम्प्ट के बाद क्या हुआ, उसका बढ़ के आईपीएस हो गया। अब अगले 2 साल हैदराबाद में गुजरेंगे ट्रेनिंग में, मजा आ रहा है, बच्चे मस्त हैं कि पूरी दुनिया देखने को मिल रही है। परेशान केवल सरकार है। 2 साल तक आईटीएस सिखाया था इतना अच्छे से, इतना सिखाया कि अभी बढ़िया काम करेंगी, तब तक चली गई। चला गया भी हो सकता है भाई, किस बात से कौन क्या निकाल ले कि जेंडर के खिलाफ बोल दिया और वो सब, बड़ा ध्यान रखना पड़ता है ना। चला गया समझ लो बेशक। फिर 2 साल में आईआरएस के सारे नियम सिखाए थे, फिर आईपीएस पे चले गए। अब सरकार फिर 2 साल सिखाएगी किसी को कि भाई तुम संभालो काम है वाला। लेकिन अभी भी इनका सपना तो बचा ही हुआ है, असली सपना तो वही है।
और फिर जो लास्ट अटेम्प्ट 9वां दिया उसमें हो गया IAS। अब इनको मिली मंजिल और सरकार को मिली राहत कि भैया कहीं तो टिको फाइनली जाके 2 साल सिखाते हैं फिर भाग जाते हो। तो मैं हंसी मजाक इसलिए कर रहा हूं कि अब सरकार का पक्ष भी समझें कि उनके साथ क्या हो रहा है इस सब प्रोसेस में। इंडिविजुअल फ्रीडम का अपना महत्व है कि मेरे पास अटेम्प्ट है तो मैं कितने भी एग्जाम दे सकता हूं, और 4 ही क्यों, मान लो कि 9 की 9 सिलेक्शन हो, हर बार सर्विस चेंज हो रही हो, ये भी तो हो सकता है। और ये पिछले कई साल से हो ही रहा था, कई बार लोग सर्विस चेंज करते हैं, उससे ना स्टेबिलिटी आती है। अच्छा, जब आप सर्विस में हैं और एग्जाम दे रहे हैं, आपका मन भी नहीं कर रहा काम करने का, क्योंकि आपको पता है कि शायद छोड़ना ही पड़ेगा। जब ये काम मुझे करना ही नहीं 1 साल के बाद, तो मैं क्यों सीखूं इतना ध्यान से। ना आप सीख रहे हैं, आपका ज्यादा ध्यान छुट्टियों पे है, छुट्टियां मेरी तो मैं रिवाइज करूं, जल्दी से पढ़ लूं, कोई बड़ी जिम्मेदारी आएगी अब टालेंगे क्योंकि पढ़ाई करनी है आपको। तो पूरे फोकस के साथ आप नौकरी में शामिल हो ही नहीं पा रहे। और ये सरकार जो है पिछले कुछ सालों से प्रशासनिक फेरबदल बड़े खतरनाक कर रही है। जैसे लेटरल एंट्री वाला आपने सुना होगा, वो किया है। फिर नॉन IAS ऑफिसर्स को जो प्रमोशंस मिल रही हैं आजकल सेक्रेटरी के रैंक पे या एडिशनल सेक्रेटरी के रैंक पे जिस तरह से ला रहे हैं, ये पहले नहीं होता था ऐसा। तो प्रशासनिक सुधारों के मामले में ये सरकार लगातार बड़े स्टेप्स ले रही है। तो इसकी एक्सपेक्टेशन थी, मतलब 7-8 साल से सुनने में आ रहा था कि होने वाला है, इस बार हो गया है। सरकार की रीजनिंग समझ पा रहे हैं क्यों ऐसा किया है। अब सरकार ने क्या कर दिया कि भाई ये सब तमाशा बहुत हो गया, आपके इंडिविजुअल फ्रीडम के चक्कर में हम प्रशासन का मजाक नहीं बनाएंगे, प्रशासन की अपनी जिम्मेदारियां हैं और लोगों को ठीक से सर्विसेज मिलनी चाहिए जो पब्लिक सर्विसेज हैं। तो नियम क्या बना दिया है, अगर आपने 26 का एग्जाम दिया और आपका सिलेक्शन या तो IPS में हुआ या किसी भी ग्रुप A सर्विस में हुआ, मतलब IAS IFS छोड़ के बात कर रहे हैं, तो आपके पास केवल और केवल एक अटेम्प्ट और है, और वो है 2027 का, बस। अब 27 का एग्जाम दे सकते हैं। तो 26 जैसे ही खत्म होगा 27 पे जुट जाना है। अगर प्रीलिम्स भी नहीं हुआ तो यात्रा खत्म। अब समझ में आ रहा है कि क्यों 5% लोग एग्जाम नहीं देंगे इस बार इसलिए नहीं देंगे। अगर 26 में आप बन गए, मान लीजिए इंडियन कॉर्पोरेट लॉ सर्विस में आ गए, ACLS में आ गए, जो कि बहुत शानदार नौकरी तो नहीं है, ठीक ठाक है, मतलब वैसे तो ग्रुप A सर्विस भारत सरकार की कोई भी तो शानदार तो है ही, उन नौकरियों की आपस की तुलना में मैं कह रहा हूं कि वो उतने ऊपर के रैंक पे नहीं है। या भारतीय डाक सेवा में, इंडियन पोस्टल सर्विस में मान लीजिए, उतना महत्व नहीं है, पर है तो ग्रुप A सर्विस। इमेजिन कीजिए कि 26 का एग्जाम आपने दिया, बढ़िया हुआ, इंटरव्यू दिया, इंडियन पोस्टल सर्विस में आ गए। अब एक ही अटेम्प्ट है, वो भी 27 का, ये नहीं कि 28 दूंगा, एक ही अटेम्प्ट है, 27 का ही है, दिया, प्रीलिम्स नहीं हुआ। अब आपका जीवन चिट्ठी बांटने में ही गुजरेगा। मतलब चिट्ठी नहीं बांटनी होती, पोस्टल सर्विस में तो बड़े काम करने होते हैं, वो सारा मैनेज करना होता है, पूरे देश में जो डाकतार है वो सब मैनेज करना होता है। मेरे हंसी मजाक का कोई बुरा ना मान जाए सर्विस के लोग विशेष रूप से, है ना, कहीं मेरी चिट्ठियां नहीं बंद हो जाए कि इसने ऐसा बोला था। आप मेरा भाव समझ पा रहे हैं। और यदि 27 में आपने एग्जाम दिया, धूमधाम से आपका सिलेक्शन फिर से हो गया, IAS हो गया तो मजा ही आ गया, IPS हो तो मजा ही आ गया, कोई दिक्कत नहीं। फिर तो मान लीजिए अगले साल सिलेक्शन IRS में हुआ, अब चॉइस है आपके पास, आपको 27 में ज्वाइन तो करना ही पड़ेगा। 27 में आपको मेंस देने के लिए एक्सटेंशन मिलेगा केवल फाउंडेशन कोर्स से, और वो सरकार ने फिक्स कर रखा है। आप जैसे ही बताएंगे कि आप एग्जाम दे रहे हो, पूछेंगे आपसे आपने एग्जाम दिया है, आप कहेंगे हाँ, एक्सटेंशन मिल जाएगा। प्रीलिम्स का रिजल्ट आते फिर से आपसे पूछेंगे प्रीलिम्स हुआ कि नहीं हुआ, अगर आपने कहा नहीं हुआ तो आओ ट्रेनिंग पे, कोई छुट्टी नहीं। प्रीलिम्स हो गया तो आप मेंस तक की छुट्टी आपको मिल गई। मेंस देते ही ट्रेनिंग पे चले जाना है, फाउंडेशन कोर्स के एकदम बाद जो स्पेशलाइज कोर्स शुरू होता है आपकी ट्रेनिंग एकेडमी में, आ जाना है आपको दिसंबर के आसपास मतलब। और अगर अगले साल एग्जाम में सिलेक्शन हो गया तो आपके पास इतनी चॉइस है, आपको ज्वाइन तो करना ही करना है फाउंडेशन कोर्स अगस्त के एंड में। अब सिर्फ इतनी चॉइस है कि आप इसको चुनेंगे या इसको चुनेंगे, बस। और यदि आप कहते हैं कि ना, मैं तो IAS बन के मानूंगा, मैं ना पोस्टल सर्विस में रहूंगा ना मैं IRS में रहूंगा, तो बस एक छोटा सा काम करना है, दोनों नौकरी से इस्तीफा देना है।
वो भी ना करना चाहें तो सिर्फ इतना करना है कि ज्वाइन नहीं करना है। आप ज्वाइन नहीं करेंगे तो मान लिया जाएगा कि आपने इस्तीफा दे दिया है। बस इतना सा काम करना है, फिर आप बढ़िया से एग्जाम दो, क्या पता ना हो। फिर जिंदगी भर सोचना है अरे यार दो दो चीजें थी, दोनों छोड़ दी, अब हुआ नहीं सिलेक्शन, और गांव वाले दौड़ा दौड़ा के मारेंगे आपको गांव से बाहर ले जाके अगर आपने ऐसा किया। ये भी तो दिक्कत है ना भाई तो वो सब सोच लेना है। अगर कोई ये कहे कि मेरा सिलेक्शन तो 25 में हो गया था या 25 से भी पहले हो गया था, ऐसे कई लोग हैं ना कि भाई 24 में एग्जाम दिया था आईआरएस बन गए थे, अभी एग्जाम दे रहे हैं। 22 में एग्जाम दिया था आईपीएस बन गए थे, अभी एग्जाम दे रहे हैं। ऐसे बहुत लोग दे रहे हैं। एक सिंपल रूल है, अगर 2025 या 25 से पहले किसी का भी सिलेक्शन आईएएस या आईएफएस छोड़ के किसी भी ग्रुप ए सर्विस में हुआ था तो उसके पास एक ऑप्शन है कि या तो 26 में या 27 में कोई एक अटेम्प्ट दे सकता है, दोनों नहीं, कोई एक। इस अटेम्प्ट में जो भी सर्विस मिलेगी बिना रिजाइन किए आप ये छोड़ के वो ज्वाइन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। बिना रिजाइन दिए आप एक एग्जाम दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। और 26 से 27 में आपको चुनना है कोई एक एग्जाम, दो नहीं। और यदि नहीं हुआ तो 2028 के एग्जाम से ये सब लोग इनएलिजिबल हो जाएंगे फिर से एग्जाम देने के लिए बिना इस्तीफा दिए। स्पष्ट है यहां तक पूरी कहानी? कोई डाउट किसी तरह का? अंतिम बात है ग्रुप बी। ग्रुप बी के लिए ऐसी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। और इसका मतलब ये हुआ कि ग्रुप बी में अगर आप सिलेक्ट हुए हैं आप फिर से एग्जाम दे सकते हैं। जब तक ग्रुप ए में नहीं आएंगे जितनी बार एग्जाम देना चाहें दें, ग्रुप बी में एग्जाम देने की कोई लिमिटेशन नहीं। उसकी वजह भी है, मैं ये तो नहीं मानूंगा कि लिखना भूल गए हैं, क्योंकि ग्रुप बी और ग्रुप ए में करीब 15 साल का अंतर रहता है। तो जो 15 साल पीछे है उसको तो ये मौका मिलना ही चाहिए ना कि अपना करियर बेहतर कर सके। ग्रुप ए की सारी सर्विसेज में ना करियर का प्रोग्रेशन आमतौर पर एक जैसा होता है। सरल भाषा में कहूं तो ग्रुप ए जो सर्विसेज है, इन सारी सर्विसेज में 4 साल में पहली प्रमोशन होती है, 9 पे दूसरी होती है, 13 के आसपास तीसरी होती है, 17 पे चौथी होती है, 22 पे पांचवी, 25 और फिर 29-30 साल पर लगभग सबका फिक्स एकदम। आप आईएएस से तो यहाँ कलेक्टर के लिए एलिजिबल हो जाएंगे, बनेंगे थोड़ा लेट, यहाँ बड़े जिले में कलेक्टर बन जाएंगे, यहाँ आप कमिश्नर हो जाएंगे, यहाँ आप कमिश्नर या डायरेक्टर जो भी होगा, सेंटर में तो डायरेक्टर होंगे और राज्य में फील्ड में तो कमिश्नर, यहाँ आप ज्वाइंट सेक्रेटरी बन जाएंगे। यहाँ हो नहीं पाता जनरली आजकल, यहाँ जाके एडिशनल सेक्रेटरी बनते हैं, यहाँ जाके सेक्रेटरी बनते हैं। और यदि आप बहुत खुशनसीब आदमी हैं तो 33वें साल के आसपास जाके कैबिनेट सेक्रेटरी बन जाएंगे। सबका सेम है, पुलिस में भी यही होता है, सब में, हर सर्विस में 4, 9, 13, 17, 22, 25, 29 के आसपास यही एक स्ट्रक्चर रहता है। एंट्री पॉइंट होता है 10 लेवल वाला, पे लेवल 10 से 18 की सारी यात्रा है मैंने आपको पहले बताया था। पे लेवल 10 से यात्रा शुरू होती है, यहाँ 11 हो जाएगा, यहाँ 12 हो जाएगा, यहाँ 13 है, बल्कि यहाँ 14 है, सॉरी बीच में एक लेवल और होगा, ये हो जाएगा 15, ये 16, ये 17, थोड़ा सा बीच में गड़बड़ है कहीं। पहले कुल मिला के ये है कि 16 तक आप जाएंगे ही जाएंगे, 10 से 16, 17 कोई जाएगा, 18 कोई नसीब वाला जाएगा। तो ग्रुप ए में क्योंकि सबके प्रमोशन के लगभग बराबर चांसेस हैं, इसलिए सरकार बोलती है कि भाई हम ऐसा क्यों अलग सुविधा दें। पर ग्रुप बी में तो आप शुरू ही करेंगे 7 लेवल से, आपको 7 लेवल से 10 तक आने में 15 साल लग जाएंगे लगभग। तो ग्रुप बी में सरकार की अभी तक ये मनस्थिति है कि आप फिर से एग्जाम दे सकते हैं। इसी वजह से ये संभावना है कि हम इस एग्जाम को लेकर जो सजेशंस सोचें वो थोड़े से अलग कर लें। यहां तक स्पष्ट है एकदम?